आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं विवेक। भागलपुर के सुल्तानगंज में नाइट कर्फ्यू के बावजूद जमकर ठुमका लगा। महर्षि में चैती दुर्गा पर मेले का आयोजन था और इसमें ठुमके लगाए गए। इस दौरान किसी ने न मास्क पहना था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है और ऐसे में इस तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। हालांकि बाद में जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची, डीजे को जब्त किया, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कहीं ठुमके लग रहे हैं और बाहर से आ रहे लोगों को आइसोलेट करने के लिए आइसोलेशन सेंटर सरकार तैयार कर रही है। अनुमंडल स्तर पर ऐसे सेंटर बनाए जा रहे हैं जहां रहने वाले लोगों को हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। दानापुर में 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया जा रहा है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने अनुमंडल स्तर पर आइसोलेशन सेंटर बनाने की घोषणा की थी और कई अनुमंडलों में ये आइसोलेशन सेंटर बनने शुरू हो गए हैं। अभी हम दानापुर में हैं और दानापुर में यहाँ पे राधा स्वामी का यहाँ पे जो बिल्डिंग है भवन, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। बाहर से ही हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए 50 बेड का यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है तमाम लोगों के लिए कि जो भी अगर कोरोना पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे आइसोलेट होकर रहना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे देखिए पंखे लगे हुए हैं और यहाँ पे एक साथ हर एक शिफ्ट में जो है वो लगाई गई है। स्वास्थ्यकर्मी जो है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं अस्पताल के, वो लगाए गए हैं। यहाँ पे अभी आपको दिखा दूँ कि एक सिर्फ व्यक्ति जो है वो आइसोलेशन सेंटर में यहाँ पे भर्ती है। जो मेडिसिन्स हैं वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनके रहने के लिए और उनका सिम्टम्स को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर उनको ऐसी कोई तकलीफ हो, सांस लेने में दिक्कत हो या कुछ हो, तो एम्बुलेंस है, हम लोग इनको रेफर सेंटर पे कर। 50 बेड का है मैम। हाँ, और क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? यहाँ सुविधा दवाई हम लोग दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो दवा है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, और समय समय पर उनको पूछ रहे हैं क्या है समाचार, मतलब जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं उनको। कि जो भी आइसोलेशन सेंटर में यहाँ पे आइसोलेट हो रहे हैं वहाँ पे दवाइयाँ हो, वहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग हो, वो सारी चीज़ें की जा रही हैं और कोशिश इस बात की है कि एक भी व्यक्ति जो आइसोलेशन सेंटर में आ रहा हो या कोरोना से पॉजिटिव हो उसकी जान ना जाए और उसकी जान बचाई जा सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। अररिया के फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। 10 दिन के भीतर यह प्लांट शुरू हो जाएगा, जिससे इस अस्पताल में ऑक्सीजन की समस्या नहीं होगी। इस प्लांट से 20 बड़े सिलेंडर हमेशा उपलब्ध रहेंगे। अस्पताल में ऑक्सीजन का प्लांट BSNL ICF के द्वारा लगाया जा रहा है बिहार सरकार के। तो ये जो है ये सफिशिएंट हमारा ऑक्सीजन का समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। 10 दिन में हमारा ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएगा और इसके बाद से हम 20 बड़ा जो सिलेंडर है वो हमेशा अवेलेबल यहाँ रहा करेगा। तो न केवल कोरोना में बल्कि आगे के लिए भी हॉस्पिटल को कभी ऑक्सीजन की समस्या के लिए हमेशा से मुक्ति मिले। इधर बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर खेलकूद पर पड़ा है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम जो कि अब वीरान है, जायजा लिया अमित कुमार सिंह ने। ये पटना का मोइनुल हक स्टेडियम है। इस स्टेडियम के अंदर की तस्वीर हम इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे अमूमन सैकड़ों बच्चे रोज क्रिकेट, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल खेलने आते हैं। पटना के किसी भी इलाके के किसी भी मोहल्ले के बच्चे हो, खेल के प्रति जो उनकी रुचि है वो इस मैदान तक लेकर आती है। लेकिन देखिए किस तरीके से मौसम सुहाना है, बावजूद इसके इस ग्राउंड के अंदर एक भी बच्चा खेलने नहीं पहुंचा है। शायद ये तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, सरकार और जिला प्रशासन बेहद परेशान है। एक बड़ी चुनौती के तौर पे देख रहा है। हर जगह पे धावा दलें लोगों को आगाह कर रही है कि किस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग या भीड़ भाड़ न लगाएं। लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से बच्चे सजग हैं, यानी उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी अब बता रहे हैं अपने बच्चों को कि आप खेल के मैदान में जाएंगे, भीड़ भाड़ लगेगी, अगर सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगी तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। लगभग 5-6 सालों से मैं पटना में हूं और इस मैदान से हमारा बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है
लगातार सुबह शाम मैं आता हूँ, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सुनसान है। अब हमें भी डर लगता है। हालांकि पहले यहाँ क्रिकेट भी खेलते थे, अब भी खेलना चाहते हैं, लेकिन जो हालात है इसको ध्यान में रखते हुए अभी ये खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कोरोना काफ़ी खतरनाक रूप ले रही है। तो ऐसे में इन तस्वीरों से हमें भी और आपको भी समझने की जरूरत है कि जब बच्चे समझ सकते हैं तो हम जैसे जो बड़े और समझदार लोग हैं उन्हें भी प्रोटोकॉल का, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, उसका पालन जरूर करना चाहिए। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। सिवान में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन एक्टिव है। बाहर से आने वाले लोगों की जांच हो रही है। एसडीएम समेत कई बड़े अधिकारी खुद सड़क पर उतर गए। जायजा लिया मृत्युंजय कुमार सिंह ने। सिवान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त है। दिल्ली, कलकत्ता, रांची सहित तमाम जगह से आने वाली बस को जिला प्रशासन द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। जो लोग भी उस बस से उतर रहे हैं उनकी थर्मल मैपिंग की जा रही है और लगातार उन पर नज़र बनाए रहे। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनको जांच किया जा रहा है और उनको पूरी तरह से जो सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। हमारे साथ एसडीएम चंदन कुमार हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनको क्या किया जा रहा है बस के द्वारा। बाहर से जो लोग भी आ रहे हैं उनसे कहाँ से आ रहे हैं पहले पता लगाया जा रहा है और उनमें जो सिम्टम्स पाए जा रहे हैं उनको टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है और जो डिस्टेंसिंग का पालन किए कि नहीं, मास्क लगाए कि नहीं, ये सब चेक किया। बाहर जो बस आ रहे हैं उसको हम चेक कर रहे हैं मास्क वगैरह है कि नहीं, कैपेसिटी से ज़्यादा है क्या, कैपेसिटी ज़्यादा पर बस ऑटो को हम लोग 5 बजे तक डिटेन कर ले रहे हैं, रोक ले रहे हैं। जो लोग दिल्ली और कलकत्ता से आ रहे हैं क्या उनको कहीं यहाँ जाँच की जा रही है ताकि जाँच रेड क्रॉस में चल रही है, लोग जा रहे हैं जाँच करा रहे हैं, आर्टिफिशियल जाँच हो रही है। हाँ, तो देख सकते हैं ये जो बसेस हैं पूरी तरह से बस यहाँ पे खड़ी है। यानी जहाँ से ये बस जो दिल्ली से हो या कलकत्ता से हो या रांची से हो और कोई भी बस यहाँ आ रहा है तो जो लोग भी ट्रेवल हिस्ट्री है उसको सिवान प्रशासन द्वारा खंगाली जा रही है। लोग कहाँ से आ रहे हैं और किसी प्रकार की समस्या हो रही है, चाहे वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। और जांच पड़ताल के बाद जो कि यहाँ रेड क्रॉस में जांच केंद्र बना हुआ वहाँ भेजने की सलाह दी जा रही है कि आप वहाँ जाइए और कहीं भी आपको लगे फीवर है तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था किया गया है, चाहे वो जाँच का हो या अगर सांस लेने में भी कोई परेशानी हो रही है तो उसके लिए महाराज में सेंटर बनाया गया, वहाँ पर व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं, तभी हम कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। पटना नगर निगम ने शहर में सैनिटाइजेशन शुरू किया है। शहर में आने वाली गाड़ी हो या फिर बाजार और अपार्टमेंट, हर जगह सैनिटाइजेशन का काम रफ्तार में है। राजधानी पटना में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए नगर निगम ने नई पहल शुरू की है और नगर निगम की ये गाड़ी है जो तमाम जो गाड़ियां बेली रोड से निकल करके देखिए शहर भर में निकल रही है, उनको यहाँ पे सैनिटाइज करने का काम शुरू किया है। और ये देखिए जो भी गाड़ियाँ उधर से आ रही हैं उन्हें रोका जा रहा है और यहाँ पे सैनिटाइज करने का काम है। जो भी छोटी गाड़ियाँ हो, बड़ी गाड़ियाँ हो, तमाम गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। और ये इस बात का ये देखिए ज़रा देखिए कि यहाँ पे कोशिश इस बात की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सैनिटाइज के गाड़ियों को किया जा सके और ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके। तो ये एक कोशिश जो है वो की जा रही है। यहाँ पे लोगों के गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है और ये एक अच्छी व्यवस्था कह सकते हैं, एक अच्छी शुरुआत नगर निगम के द्वारा, जहाँ पे चलती हुई गाड़ियों को रोक रोक के यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम जो है वो शुरू हो रहा है। 8 घंटा 8 घंटे जी, सारी गाड़ियों को, गाड़ी, दीवार, मेडिकल और मार्केट सारे को जी, 12 में भी मारते हैं। अच्छा, तो जहाँ पे भी है गाड़ियों के साथ साथ सारा दीवार मार्केट को भी आप लोग साफ करते हैं जी। देखिए ये हर शिफ्ट में जो है वो यहाँ पे ड्यूटी लोगों की लगी हुई है। 8 घंटे का काम करते हैं और सड़कों पर गाड़ियाँ हो, मार्केट कॉम्प्लेक्स हो, तमाम जगहों को सैनिटाइज करने का जो काम है वो जारी है ताकि लोग सुरक्षित रह सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। खगड़िया में इस्तेमाल किया हुआ पीपीई किट खुले में फेंका जा रहा है। सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन के ऑफिस के सामने ही डस्टबिन रखा है जो खुला है।
गाइडलाइन के मुताबिक इस्तेमाल किए हुए पीपीई किट को दूर ले जाकर नष्ट करना है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लापरवाह है। खगड़िया के स्वास्थ्य विभाग का हम लापरवाही आपको साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि ये खगड़िया का जो सिविल सर्जन कार्यालय है उसके बाहर में अभी हम खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से जो अस्पताल में जो प्रयोग किया हुआ पीपी किट है या अन्य जो सामग्री है उसको किस तरह से खुले में रखा गया है। यहाँ पर जो देख सकते हैं जिसमें जो रखा हुआ जो प्लास्टिक में जो पीपी किट है वो पूरा अस्पताल जो कैंपस है सिविल सर्जन का जो कार्यालय है वह पूरा कैंपस में वो घूम रहा नाच रहा है, एक तरह से कहे तो पूरा फैलते जा रहा है। वो उसमें प्लास्टिक जो कचरा का जो डिब्बा रखा हुआ उससे निकल करके बाहर समझ निकल रहा है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जिस तरह से जो प्रॉपर वे में इसका डिस्ट्रॉय होना चाहिए था, जो भी पीपी किट का प्रयोग किया गया है उसको शहर से बाहर ले जाकर के जलाना होता है। लेकिन जिस तरह से ये देख सकते हैं कि पूरे कैंपस में ये जो कचरा है वो फैला हुआ है। यहाँ पर इस तरह से कचरा फेंके हुए हैं, क्या ये सिविल सर्जन को नहीं दिख रहा है, जिला प्रशासन को नहीं दिख रहा है? इस ये उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है, किसकी लापरवाही है? पुराना जो कैंपस है वहां पर और सिविल सर्जन के कार्यालय के सामने में जिस तरह से ये देख सकते हैं कि ये पूरा जो कूड़ा का जो अंबार लगा हुआ है वहां पर जो प्रयोग किया हुआ पीपी किट है वो उड़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के कारण इस पीपी किट से और दूसरे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राजेंद्र नगर आई हॉस्पिटल का जायजा लिया और डॉक्टरों और अधिकारियों से सभी व्यवस्था को ठीक करने को लेकर कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 115 बेड लगाए गए हैं, जिनमें से 84 बेडों में ऑक्सीजन की सुविधा है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर इस अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। कोरोना को देखते हुए लगातार अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे हैं राजेंद्र नगर आई हॉस्पिटल में। यहां पर भी कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। हम सीधे बात करेंगे। सर, अभी जायजा लेने आप पहुंचे हैं, क्या लग रहा है, किस तरह की व्यवस्था होगी? नहीं, आप महसूस कर रहे होंगे कि जिस तरीके से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और कई नए अस्पतालों में भी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। और उसी के तहत जहां विभिन्न अस्पतालों में हम बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं, वहीं इस राजेंद्र नगर अस्पताल में नई व्यवस्था हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें 84 बेड ऑक्सीजन युक्त एवं 31 बेड होंगे जो सीसीसी के रूप में काम करेगा मरीजों के लिए। कुल 115 बेड यहाँ पे होगा और उसकी व्यवस्था हो रही है। अगले 24 घंटे के बाद यहाँ मरीजों को हम ले पाएंगे। तो व्यवस्था की जो तैयारी हो रही है वो अंतिम चरण में है कि अस्पताल तो बढ़ रहे हैं, आईसीयू की संख्या कम है, ऑक्सीजन वाला बेड तो है लेकिन आईसीयू वाला बेड कम है। तो ऐसे में यहाँ कितने बेड आईसीयू? नहीं, यहाँ ऑक्सीजन युक्त सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। जहाँ देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस अस्पताल में जैसी सुविधा है वहाँ वैसे मरीज जाने चाहिए। तो आईसीयू के बेड्स हमारे जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से वहाँ पे हैं और वहाँ लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ पर हम ऑक्सीजन युक्त सारी सुविधा सभी बेडों पे देंगे, 84 बेड पर और 31 बेड पे बिना ऑक्सीजन का होगा, जहाँ मरीजों को हम सीसीसी की सुविधा देंगे। कब से ये शुरू कर रहे हैं और कब से मरीज यहाँ पर आकर एडमिट हो सकेंगे? अगले 24 घंटे के बाद यहाँ हम मरीजों के लेने की व्यवस्था शुरू करेंगे। सर, एक सवाल है कि जिस तरह से अभी न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया भी है खबर को, अभी कई जिलों में वेंटिलेटर रखे रह गए, कई साल से आपने वहाँ मुहैया कराया भी। पहले वेंटिलेटर मिलता नहीं था जिलों को, लेकिन आपने जो व्यवस्था कराई है वो बंद रह गया। कहा जा रहा है कि टेक्नीशियन नहीं है, कर्मी के अभाव में वेंटिलेटर खुला ही नहीं। जिलाधिकारी ने मॉनिटरिंग की है, कितनी बड़ी लापरवाही है। अररिया की बात करेंगे, किशनगंज, कटिहार, तमाम ऐसे जिले से खबरें आ रही है वेंटिलेटर रखा रह गया। तो आखिर किसकी लापरवाही? स्वास्थ्य विभाग ने ही वेंटिलेटर उपलब्ध कराया है और जहाँ पर टेक्नीशियंस कम हैं वहाँ पर आउटसोर्सिंग से टेक्नीशियन रखने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया। क्या इस पर कोई जांच का आदेश दे रहे हैं? आखिर इस 1 साल मौका मिला, अभी कार्रवाई करने का वक्त है। अभी लोगों को सुविधा देने का समय है। अभी पहले लोगों के स्वास्थ्य सेवा करने का समय है। अभी हम लोगों का पूरा ध्यान लोगों की सेवा करने पे है और सेवा को बेहतर करने पे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोगों से पेशेंस रखने का कहीं न कहीं भरोसा दिया है और लोगों से ये भी कहा है कि आप इस वक्त पैनिक नहीं होइए। हालांकि वेंटिलेटर को लेकर इन्होंने साफ कहा है कि हम पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, अभी कार्रवाई करने के वक्त नहीं है, बल्कि अभी बेहतर इलाज करवाने का वक्त है।
चलिए, खबर आ रही है कि जेडीयू सांसद ललन सिंह ने बिहार में लॉकडाउन की मांग करने वाले नेताओं पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन समीक्षा करते हैं और अगर जरूरत होगी तो सीएम फैसला लेंगे। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए ललन सिंह ने कहा कि जब भी बिहार संकट में होता है वे गायब हो जाते हैं और ऐसे लोगों के बयान पर नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना बात के शिक्षा देते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोज इसको हमने बताया कि प्रतिदिन इसका मॉनिटरिंग करते हैं, प्रतिदिन इसकी समीक्षा करते हैं। और एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार जी के स्वभाव को जान लीजिए। नीतीश कुमार जी का स्वभाव है कि अगर जरूरत होगा बिहार में लॉकडाउन करने के लिए और वो अगर महसूस करेंगे कि बिहार में लॉकडाउन की आवश्यकता है तो वो एक कदम पीछे नहीं हटेंगे बल्कि एक कदम आगे बढ़ के करेंगे। लेकिन बाकी ज्ञानी पुरुष लोग बैठे बैठे ज्ञान देना, जिसको व्यवस्था से और संक्रमण से कोई मतलब नहीं है, उनको इस सब बयान बाजी करते रहना है। और ये लोग अखबारी नेता हैं और अखबारी नेता से व्यवस्था नहीं चलती। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने पुलिस अस्पतालों को कोविड अस्पताल घोषित करने की मांग की है और इसे लेकर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने संक्रमित पुलिसकर्मियों और परिजनों के इलाज की बेहतर व्यवस्था करने की मांग की है। लिखा है पत्र के माध्यम से, पटना में जो भी पुलिस अस्पताल है, जो एसएसपी कार्यालय पटना के प्रांगण में एक है और एक बीएमपी में है, दोनों को कोविड अस्पताल घोषित करने की मांग किए हैं। साथ ही वहां पर पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर, दवा, ऑक्सीजन की व्यवस्था किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग लोकतांत्रिक व्यवस्था के सरकार का रीढ़ होता है। हर विषम परिस्थिति में पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं। आज पुलिसकर्मी काफी मात्रा में कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, उनके परिवार प्रभावित हो रहा है, सारे दस्तक में है, बहुत सारे घर में ही अपने इलाजरत है। मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि तत्काल आदेश निर्गत किया जाए और सारी सुविधाएं उसमें पर्याप्त मात्रा में किया जाए। अगर संभव हो तो प्रमंडल स्तर पर भी इसकी व्यवस्था किया जाए। भारतीय रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन की ढुलाई शुरू कर दी है और बुधवार को लखनऊ से बोकारो के लिए चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंची। 20 वैगन वाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन पर 3 खाली ऑक्सीजन टैंकर लोड हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को डीडीयू जंक्शन से चंदौली, सासाराम, गढ़वा के रास्ते बोकारो तक का सफर करना और इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। और आपको बताएं कि बोकारो में ऑक्सीजन लोड होगा, जिसकी ढुलाई यूपी में होगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर हर कोई चिंतित है। पटना के सिरसे जुड़वा बहनें सबा और फरहा ने कोरोना से बचाव को लेकर लोगों से अपील की है। सबा और फरहा ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। मैं सबा बोली घर में रहिए, स्थिति बहुत खराब चल रही है, कोरोना से बचिए, आप लोग फैमिली को सब बचा के रखिए, गरीब आदमी का मदद कीजिए। हेलो, हम फरहा बोल रहे हैं, आप लोग कोरोना से बचिए, आप लोग समझती से समझिए, गरीब आदमी को सब मदद कीजिए। आप लोग रोटी को मदद कीजिए, सब अपने अपने घर में ठीक करिए, मास्क लगा के चलिए। सब अपने अपने मास्क लगे, हाथ धोए, सब अपने फैमिली को धोए, हाथ धो से अपने फैमिली, बच्चे और आप ही लोग हैं, सब कोई हाथ साफ से रखिए, कोरोना से बचिए। अररिया में आग बुझाने वाले दमकल कर्मी खुद परेशानियों से जूझ रहे हैं। दमकल विभाग अपना कार्यालय उसका नहीं है और ऐसे में सदर मुख्यालय के मार्केटिंग यार्ड में कर्मचारी रहने को मजबूर हैं। जायजा लिया है सतीश कुमार ने। अभी हम अररिया के अग्निशमन विभाग कार्यालय मौजूद हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अररिया सदर मुख्यालय में 7 और फारबिसगंज अनुमंडल में 6 छोटी और बड़ी गाड़ियां हैं, दमकल की गाड़ियां हैं, जो आग पर यहां से कंट्रोल होता है, आग पर काबू पाया जाता है। हम बता दें कि जिले भर में इस महीने में 1 दर्जन से अधिक जो है अगलगी की घटना हुई है। जो दूसरे के घरों की आग बुझाते हैं वो किस सीमित संसाधन में काम करते हैं, हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यही वो बेड है, ये
शटर नुमा एक दुकान है जिसको रहने के लिए बनाया गया है। और दूसरी तरफ हम दिखलाना चाहें कि और भी यहाँ पर कई कमरे हैं जिसमें यहाँ पर जो कर्मी हैं अग्निशमन विभाग के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर रहने को किस तरीके से मजबूर हैं। ये देखिए कि यही वो आवास है, दुकान नुमा आवास है। यहाँ पर चूँकि ज़मीन अलॉटमेंट नहीं हुआ है और यहाँ पर जो है अररिया सदर इलाके में, अररिया सदर मुख्यालय में जो है यहाँ पर वो किसी तरह से रहने को मजबूर हैं। ये बताइए कि इतनी परेशानी कैसे काम हो पाता है? इसी संसाधन में कमी, संसाधन के कारण भी हम लोग मिला जुला करके काम चला रहे हैं। इसमें कितनी गाड़ियां हैं यहाँ? गाड़ियाँ बड़ी और छोटी 7 गाड़ियाँ हैं और फारबिसगंज 6 गाड़ियाँ बड़ी छोटी हैं। इससे हम लोग पूरे ज़िले का कंट्रोल करते हैं। हर थाने में एक एक छोटी गाड़ी है। अच्छा, तो क्या लगता है कि रहने में तो काफ़ी परेशानी होती है आप लोगों को? हाँ, परेशानी है, इसमें तो भैया है, लेकिन इसी में हम लोग मिला जुला करके चला रहे हैं। तो तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया सदर मुख्यालय स्थित अग्निशमन विभाग का यह कार्यालय है जहां पर सीमित संसाधन के बावजूद जो है अग्निशमन के जो कर्मी हैं वो लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, अररिया। वो क्या है जो हम सभी को भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाता है और साथ ही हमें बाकी दुनिया से अलग करता है? दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता और हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना का होना। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी की ओर से प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। और यह कहानी है पश्चिम बंगाल के एक ऐसे गांव की जहां कला ने लोगों की जिंदगी ही बदल दी। दो साल पहले कोलकाता के कलाकार मृणाल मंडल ने लाल बाजार गांव पर काम करने का मन बनाया। पश्चिम बंगाल और झारखंड सीमा पर स्थित लगभग 80 लोगों का यह छोटा सा गांव कभी उपेक्षित बस्ती था। मृणाल ने इसे अपना दूसरा घर बनाया और कला का इस्तेमाल करके इसे सही तरीके से रचाया बसाया। यहाँ के ग्रामीण मुख्य रूप से आसपास के खेतों में मजदूर के रूप में काम करते थे और उनमें से कुछ स्वयं छोटे किसान थे। आज वे कुटुंब हस्तकला, मिट्टी के बर्तनों और दीवार पेंटिंग जैसे कलाओं में प्रशिक्षित हैं और उन्हें पर्यटकों को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेते हैं। यहाँ हम लोग एक स्कूल चलाते हैं पेंटिंग, ड्राइंग, क्राफ्ट का, और बहुत सारे कलाकार बाहर से भी आते हैं, यहाँ सिखाते हैं, रहते हैं, यहाँ ये लोग के साथ काम करते हैं। और बहुत सारा लोग यहाँ कुटुम एक जंगल में जो मिलता है आपका लकड़ी वगैरह, ये सब जोड़ के एक चीज बनाते हैं। इस गांव के एक प्रशंसक ने गांव को ख्वाब ग्राम या सपनों के गांव के रूप में फिर से नामांकित किया है। मृणाल मंडल और लाल बाजार ने दिखाया कि कैसे कला आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित कर सकती है और हमारे स्वाभिमान भारत के सपने को सच करने में मदद कर सकती है। तो भारत से सफलता की ऐसी ही और भी कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। खबरें अभी भी जारी हैं।